नमस्कार दोस्तों, स्टार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, पश्चिम बंगाल का जो ये विधानसभा चुनाव है, ये पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। फर्स्ट फेज की वोटिंग हो चुकी है, जिसमें भाजपा हो चाहे टीएमसी हो, दोनों 100 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। तो वहीं सेकेंड फेज की तैयारी भी अब शुरू हो गई है। सेकेंड फेज 29 अप्रैल को है। आज लास्ट डेट है चुनाव प्रचार का। आज के बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। इस बीच दोनों पार्टियां, चाहे टीएमसी हो चाहे बीजेपी हो, पूरी ताकत के साथ आज 5 बजे तक चुनावी प्रचार में जो है कि बिजी रहेंगी। तो वहीं कुछ अनुमान जो सट्टा बाजार में लगाया जाता है, जैसा कि आप सबको पता है कि कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी हार रही है, क्या परिवर्तन के मूड में है पश्चिम बंगाल के लोग, ऐसे तमाम सट्टा बाजार जो है सोशल मीडिया में घूम रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये भ्रम फैला रहे हैं कि भाजपा आ रही है, तो कोई बोल रहा है टीएमसी आ रही है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि लोग परिवर्तन के मूड में हैं, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ, का चुनाव जो है अब हिंदू और मुसलमान के बीच में फंस गया है। लेकिन अभी तक जो निष्कर्ष निकला है और फर्स्ट फेज के वोटिंग के बाद ये जो अनुमान लगाया जा रहा है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह की बौखलाहट नजर आ रही है, उसको देखते हुए और पब्लिक का जो मूड है उसको देखते हुए कहीं न कहीं ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट फेज में पिछड़ रही है। आंतरिक सर्वे भारतीय जनता पार्टी का आया हुआ है। फर्स्ट फेज से पहले अमित शाह ने अपने नेताओं को, पश्चिम बंगाल के जो टॉप लीडरशिप है, उसको एक टास्क दिया था कि जो नॉर्थ बंगाल है उसमें कम से कम 100 से 110 सीट भारतीय जनता पार्टी को चाहिए जीत के, यदि पश्चिम बंगाल में भाजपा का मुख्यमंत्री बनाना है तो। लेकिन फर्स्ट फेज के वोटिंग के बाद जो निष्कर्ष निकल करके आया है, जो आंतरिक सर्वे अमित शाह का आया है, वो देखते हुए ही पूरी तरीके से अमित शाह झल्ला जाते हैं और अपने जो टॉप लीडरशिप है पश्चिम बंगाल की, उनके ऊपर अपना गुस्सा झाड़ते हैं, अपना गुस्सा निकालते हैं। अमित शाह जो टास्क दिए थे 100 से 110 सीट का, उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे है। इतना पीछे है कि जो साउथ बंगाल में अब सेकेंड फेज में वोटिंग होनी है, ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का गढ़ है। और आप सबको पता है ममता बनर्जी कोलकाता में रहती भी हैं, वहीं पर उनका घर भी है, वहीं से वो विधायक भी चुनी जाती हैं भवानीपुर विधानसभा से। तो जो ये अब गढ़ है ममता बनर्जी का, यहाँ पर अब अमित शाह को भी पता है कि इतनी सीट भारतीय जनता पार्टी अब नहीं ले पाएगी जिससे कि वो पश्चिम बंगाल में अपना सरकार बना सके, अपना मुख्यमंत्री बना सके। जो आंतरिक सर्वे निकल करके आया है भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट फेज में 70 से 75 सीट ही जीत पाई है। लगभग में इतना सीट आ रही है उसकी। बाकी टीएमसी का सीट आ रही है। जो नॉर्थ बंगाल है उसको कहा जाता है कि यह भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ है, और इसी वजह से अमित शाह ने वहां पर टास्क दिया था, ये लक्ष्य रखा था कि जो हमारा मजबूत गढ़ है वहां पर कम से कम 100 से 110 सीटें यदि ला देते हैं, तो जो ममता बनर्जी का गढ़ है साउथ बंगाल, इसमें थोड़ी सीट भी आने से पार्टी का जो लक्ष्य है सरकार बनाने का पश्चिम बंगाल में, वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन जो लक्ष्य रखा गया था भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के द्वारा, वो पूरा होता हुआ दिख नहीं रहा है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह, नरेंद्र मोदी की जो भाषा शैली है सेकेंड फेज के लिए, आप सब लोगों ने देखा होगा कि फर्स्ट फेज बीतने के बाद जिस प्रकार से भाषा शैली बदल गई है अमित शाह की, नरेंद्र मोदी की या शुवेंदु अधिकारी की, इन लोगों की भाषा शैली बता रही है कि ये लोग पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव हारने जा रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में आकर के ये बोलते हैं कि टीएमसी से पश्चिम बंगाल को अब आजादी दिलानी होगी। तो क्या टीएमसी को नरेंद्र मोदी
देश के बाहर की पार्टी मानते हैं? क्या टीएमसी विदेश से आकर के पश्चिम बंगाल में कब्जा कर ली है? क्या पश्चिम बंगाल के लोगों को टीएमसी ने गुलाम बना के रखा है? ये पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरे देश के लोग नरेंद्र मोदी से आज पूछ रहे हैं। अमित शाह का जो भाषा है वो हार देख करके बौखला गए हैं। हर रैली में वो जो है टीएमसी के कार्यकर्ताओं को गुंडा बोलते हैं। टीएमसी के गुंडों को उल्टा करके सीधा कर देंगे, तो टीएमसी के गुंडों को ये कर देंगे। मतलब टीएमसी पार्टी को ये लोग पार्टी नहीं गुंडों की टोली मान रहे हैं। ये झल्लाहट, ये बौखलाहट बता रही है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल चुका है। और पश्चिम बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए क्या क्या व्यवस्था की थी ये पूरा देश देख रहा था। एसआईआर के नाम पर टीएमसी के वोटरों का जो है कि वोटर लिस्ट से नाम को हटाना, जो अल्पसंख्यक समुदाय है पश्चिम बंगाल में भारी मात्रा में उसका नाम काटना, मतलब तमाम प्रकार के इंतजाम पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी थी। गठबंधन करके किससे? ज्ञानेश कुमार से, चुनाव आयोग से। ज्ञानेश कुमार खूब आते हैं यहाँ पर, निरीक्षण करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं और अब तक की सबसे ज्यादा फोर्स लगा करके 2,40,000 अर्धसैनिक बलों को लगा करके पश्चिम बंगाल में एक तरीके से डर के माहौल में चुनाव कराया जाता है। और नाम यह दिया जाता है कि पब्लिक के मन से डर निकाला जा रहा है वोटिंग करने के लिए। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पश्चिम बंगाल में पिछड़ती हुई दिख रही है। कुछ सट्टा बाजार का समाचार देख लें, खबर देख लें, तो उसमें नजर ये आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से काफी पीछे नजर आ रही है। तो वहीं टीएमसी को एक बार फिर बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। फलोदी सट्टा बाजार को ही देख लेते हैं तो आप सबको पता है कि यह बहुत ही पुराना सट्टा बाजार है और इसका अनुमान लगभग में 90 से 95% सटीक बैठता है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में यह भी मोदी जी को 408 सीट दे रहा था, यानी 400 पार करा रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या स्थिति हुआ वो आप सबके सामने है। 400 पार तो छोड़िए, 250 पार भी नहीं हो पाया था, 240 पर अटक गए थे आकर के। तो फलोदी सट्टा बाजार को ही एक नजर से यदि देखें तो टीएमसी को 158 से 161 सीट मिल रहा है। उस जादुई आंकड़े को टीएमसी पार करते हुए नजर आ रही है, जहां पर बहुमत का आंकड़ा 148 है। तो फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बन रही है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। हालांकि उसको कुछ सीटों का नुकसान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने 77 के मार्जिन को 2021 में जीती थी, उसको बढ़ाते हुए 127 से 130 तक पहुंच रही है। लेकिन उस जादुई आंकड़े को छूने से लगभग 18 से 20 सीट पीछे रह जा रही है। तो वहीं कांग्रेस के लिए भी थोड़ी सी खुशखबरी है पश्चिम बंगाल में कि 4 से 6 सीट कांग्रेस भी ला सकती है। तो इतना मेहनत करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को ठीक करती है, अर्धसैनिक बल लगाती है, टीएमसी का जो कोर वोट बैंक है उसको काटती है एसआईआर के नाम पर। उसके बाद प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, 9-9, 10-10 राज्यों का, बीजेपी शासित राज्यों का मुख्यमंत्री, 100 से अधिक सांसद, विधायक, सबको लगा करके भी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पिछड़ता हुआ देख करके अमित शाह और नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से झल्ला गए हैं। तो दोस्तों, आप सबका क्या राय है? क्या भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव ऐसे ही लूटने की कोशिश कर रही है जैसे बिहार का विधानसभा चुनाव लूटा गया था? बिहार का विधानसभा चुनाव भी कैसे लूटा गया था ये आम बिहारियों को भी पता है। बिहार के कितने लोग मिलते हैं तो बताते हैं कि हम लोगों ने दिल खोल करके लालटेन पर वोट दिया था, बोल करके लालटेन पर वोट दिया था कि इस बार इस 20 साल के थकाऊ और बेकार सरकार को बदल देना है।
लेकिन इसके बावजूद भी 20 सालों के एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना लेता है। तो कहीं न कहीं वही व्यवस्था पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी सेकेंड फेज बाकी है, अभी कुछ भी हो सकता है। हरियाणा कैसे जीता गया, महाराष्ट्र कैसे जीता गया, ये पूरे देश के सामने है। तो अमित शाह अभी पश्चिम बंगाल में ही हैं, क्या करने वाले हैं किसी को नहीं पता है। और अमित शाह का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो कैसे वोटों की चोरी की जाती है, कैसे लोकतंत्र को लूटा जाता है, कैसे लोगों के अधिकार पर डाका डाला जाता है, ये बखूबी अमित शाह को पता है। और कैसे लोगों के आंखों में धूल झोंक करके उनका वोट लिया जाता है। अभी कुछ तो रिपोर्ट हो रहा है, कुछ खबरें अभी हम देख रहे थे मुर्शिदाबाद से फर्स्ट फेज की, कि लोग आकर के ये बता रहे हैं कि मैं तो टीएमसी को वोट दिया और वोट चला गया मेरा बीजेपी को। लेकिन उस पर चुनाव आयोग कुछ भी नहीं बोलेगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल कैसे जिताना है उसके लिए सारी व्यवस्थाएं होंगी। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? क्या पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनेगी, या लोग परिवर्तन के मूड में हैं, या अमित शाह और नरेंद्र मोदी मिल करके चुनाव आयोग के साथ परिवर्तन करने वाले हैं? इसके बारे में कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।